देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या चीज का बात करता है? इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक मिनट रुको, गेट लॉक करके आते हैं। चलो, इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। आप लोगों को भी पता है कि डॉलर, पाउंड, यूरो इनका रेट बदलता रहता है। तो हम लोगों को ये भी पता है कि अकाउंट्स में हम लोग जब एंट्री कर रहे हो तो इंडियन रुपीस में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डॉलर में भी कोई ट्रांजेक्शन किए कोई फॉरेन से, या यूरो या येन में भी ट्रांजेक्शन किए हैं अगर हम, तो क्या होगा सर? आपको उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप अपने अकाउंट्स में एंट्री लोगे उसका। तो उसी के ऊपर बात करते हैं। इसमें 3 टॉपिक पे बात होगा। नंबर 1, रिकॉर्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, और एक होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी बात कर रहा है आपका कि हम लोग जो परचेज सेल कर रहे हैं, गुड्स का, सर्विस का, एसेट का, उनका परचेज सेल जब कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा? अगर आपका फॉरेन में बिजनेस है तो उसको तो आपको अपने बुक्स में, ब्रांच है मान लो फॉरेन में, तो उसको तो अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो वो फॉरेन ऑपरेशंस अगर मेरा है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? और अगर हम कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर आज की डेट में मान लीजिए आपको पता है आज आप 30 अप्रैल, आज कितना डेट है? 16 फरवरी। मेरे को पता है मेरा 31 या 25 मार्च के दिन या 30 सितंबर के दिन या 18 अक्टूबर के दिन, मतलब कोई भी फ्यूचर डेट के दिन मेरा कोई डॉलर पाउंड में पेमेंट है या डॉलर पाउंड में पैसा आना है। हम अभी से उसको बुक करके रख लिया। मान लो हमको डॉलर पाउंड में पेमेंट करना है, तो मेरे को पता है 16 फरवरी के दिन ना मेरे को अगले 3 महीने का डॉलर का रेट पता रहता है, मतलब क्या एक्सपेक्टेड रेट है वो पता रहता है। आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ना 2 टाइप का रेट बताते हैं। तो 16 फरवरी के दिन ही डॉलर का क्या रेट है, और एक आज से 3 महीना बाद अगर आप ट्रांजेक्शन करो तो क्या एक्सपेक्टेड रेट है। आज के दिन आपको 2 रेट बता रहे हैं, करंट रेट और फ्यूचर रेट। ठीक है, मेरे को बता रहा है आज के दिन 3 महीना बाद, मतलब 16 फरवरी तो 16 मार्च, 16 अप्रैल, 16 मई के दिन मान लो मेरे को बता रहा है कि डॉलर का रेट 88 रहने वाला है। ठीक है, मेरे को लग रहा है ये 88 नहीं उससे भी ऊपर जाएगा, और मेरे को पता है उस दिन हमको एक मशीन आएगा या गुड्स आएगा जिसका पेमेंट करना है। ठीक है, और हमको लग रहा है ये 88 नहीं उस दिन 90 के आसपास चला जाएगा। तो मेरे को तो उस दिन 90 रुपए के हिसाब से डॉलर खरीदना पड़ेगा और पेमेंट करना पड़ेगा फॉरेन में। मान लो हमको 10,000 डॉलर का पेमेंट करना है उस दिन, तो मेरे को अगर हम कोई बुकिंग नहीं करता आज के दिन तो हमको 10,000 इंटू 90 करके 9 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, तब हमको डॉलर मिलेगा और उसको हम विदेश में बेच पाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम आज ही के दिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बुकिंग कर ले, आज ही के दिन हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बुकिंग कर लें, अब डॉलर का भाव 90 जाए या 86 जाए, मेरे को 88 में फिक्स मिले। हम आज के दिन हमको पता था कि 16 मई का डेट चल रहा है 88 एक्सपेक्टेड रेट, तो हमको एक्सपेक्टेड रेट में बुकिंग करके रख लिया। अब डॉलर का भाव जो भी जाए, 95 जाए चाहे 75 जाए, मेरे को 88 में डॉलर मिलेगा। सर नीचे गया तो आपका नुकसान, आपको तो 88 में लेना पड़ेगा। हाँ ठीक बात है, और ऊपर गया तो आपका फायदा। तो देखो बिजनेस में उतना फायदा नुकसान तो सभी होता है, बट आपको रिस्क कवर करना, आपको लग रहा है ये ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने का कोई स्कोप ही नहीं है, तो ठीक है आपको चांस नहीं है। तो ये 3 चीजों का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग कैसे होगा? सर अगर आज आप खरीदते हैं तो उनका रिकॉर्डिंग, अगर आप फॉरेन ऑपरेशंस का, आपका बिजनेस ही फॉरेन में है तो उसका रिकॉर्डिंग, और ये जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट आप करते हो उसका रिकॉर्डिंग। ये 3 चीज का रिकॉर्डिंग के ऊपर ये चैप्टर बात करेगा। क्लियर है? तो कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म है उसको समझने के लिए। सबसे पहला टर्म है फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है? तो करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी, मतलब रुपीज छोड़ के हर करेंसी को क्या बोलेंगे? फॉरेन करेंसी।
दूसरा टर्म भी बहुत इजी है, एक्सचेंज रेट किसको बोलेंगे? तो रेट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड टू इंडियन करेंसी। $1 को अगर आज के दिन में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो हमको कितना रुपया मिलेगा या कितना रुपया देना पड़ेगा? अगर मेरे पास $1 है और हमारा डॉलर देता है तो हो सकता है मेरे को 80 रुपीज मिले। वैसे अगर हमको $1 खरीदना है तो हो सकता है हमको 82 रुपीज पे करना पड़े। सर ये दोनों में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फर्क होता है। ठीक है सर, बाइंग रेट और सेलिंग रेट अलग अलग होता है। दोनों का अलग अलग। हाँ बिल्कुल, बाइंग रेट और सेलिंग रेट अलग अलग होगा, तभी तो बैंक कमाएगा। बैंक बोलेगा तुम आज डॉलर हमको दे रहे हो 81 रुपीज 30 पैसा, और अगर आप तुमको डॉलर खरीदना है तो 81 रुपीज 65 पैसा। ऑलवेज बाइंग रेट सेलिंग रेट, तुम जो खरीदने जा रहे हो। बाइंग रेट मतलब तुम जो बाई कर रहे हो, मतलब बैंक सेल कर रहा है तुमको तो 81.65 में सेल करेगा, और बैंक तुमसे खरीदेगा डॉलर या फॉरेन करेंसी तो 81.3 में तुमसे खरीदेगा। कमा लिया ना बैंक 65 पैसा, 35 पैसा सॉरी। हाँ तो यही होता है। तो रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड टू इंडियन करेंसी। यहाँ पे बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट 2 रेट होते हैं। इन दिस चैप्टर ओनली 1 रेट विल बी गिवन। इन दिस चैप्टर आपको बाइंग और सेलिंग 2 अलग अलग रेट नहीं देगा जो रियल लाइफ में होता है। लेकिन ठीक है, ये आपको बता रहे 82 तो 82 ही है, बाइंग रेट भी 82 है, सेलिंग रेट भी 82 है। तो एग्जाम में वो मन में डाउट मत लाना रही कौन सा रेट गिवन है। ठीक है, तो आपको अब तक 2 टर्म पढ़े सब। फॉरेन करेंसी क्या होता है, एक्सचेंज रेट क्या होता है। अगला वाला टर्म भी बहुत इजी है। ओपनिंग रेट क्या होता है? सर रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब 1 अप्रैल। क्लोजिंग रेट क्या होगा? सर रेट एट द एंड ऑफ द ईयर, वेरी गुड। एंड एवरेज रेट क्या होगा? सर एग्जाम का बात करें तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 है ना, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में बोला जाता है रेट ऑफ 365 डेज डिवाइडेड बाई 365 अगर एवरेज लेने हैं तो। हर दिन का एक क्लोजिंग रेट होगा, सब रेट को ऐड करो डिवाइड बाई 365 करो, तब आएगा एवरेज रेट ऑफ द ईयर रियल लाइफ में, है ना। लेकिन एग्जाम में सर ये करेंगे तो यही करते रह जाएंगे तो ऐसे नहीं होता। तो आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 फॉर्मूला चलता है। एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला है बेसिक, किसी भी चीज को ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो यहाँ ओपनिंग मतलब साल की बिगनिंग रेट, साल का एंडिंग रेट डिवाइड बाई 2। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं जो सर आपको इतना इजीली समझ में नहीं आया। आपको एक्सचेंज रेट, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट, फॉरेन करेंसी, इनका मतलब बहुत आसान लगा। अगला टर्म आता है एक्चुअल या स्पॉट या ट्रांजैक्शन या डेली रेट। बेटा ये भी बहुत इजी है, नाम में मीनिंग है। स्पॉट रेट मतलब आज का रेट, रेट ऑफ द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस दिन का रेट, उसको एक्चुअल रेट भी बोलते हैं, उसको स्पॉट रेट भी बोलते हैं, उसको ट्रांजैक्शन रेट भी बोलते हैं, उसको डेली रेट भी बोलते हैं। ठीक है, और फ्यूचर रेट या फॉरवर्ड रेट हम आपको ऊपर बताया था। आज के दिन ही आपको 3 महीना बाद क्या एक्सपेक्टेड रेट होता है वो बता रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता। इसी में तो कमाई का बात होता है ना, या कमाई या लॉस का बात। तो वो हो गया फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट मतलब सर ऐसा नहीं कि 3 महीना बाद का एक्चुअल रेट, आज के दिन ही 3 महीने बाद का रेट जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब आता है 2 ऐसा टर्म बेटा जी जो समझना है और बहुत अच्छे से सुन के समझना है। सब मॉनिटरी आइटम और नॉन मॉनिटरी आइटम क्या होता है, क्योंकि तुम कॉमन सेंस लगाने गए ना यहाँ पे तो गलत आंसर करो। अब तक जितना आइटम का नाम पढ़ रहे थे बेटा कॉमन सेंस लग जा रहा था। ओपनिंग रेट मतलब साल की स्टार्टिंग का रेट, क्लोजिंग रेट मतलब ईयर के एंडिंग का रेट, एवरेज रेट मतलब दोनों का एक्टिविटी डिवाइड बाई 2, फॉरेन करेंसी मतलब वो जो डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, उसका एक्सचेंज रेट मतलब $1 के बदले में इंडियन रुपीज कितना, है ना। एक्चुअल रेट मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन का रेट। लेकिन अब ये जो दोनों टर्म आएगा इनका अगर तुम कॉमन सेंस वाला मीनिंग लोगे तो गलती कर दोगे।
मॉनिटरी आइटम मन में फील आ रहा होगा जिसके बदले में मनी का लेन देन हो, नॉन मॉनिटरी मतलब जिसमें मनी नहीं लेन देन हो। नहीं, एक्चुअली में मीनिंग जो आ रहा है मन में वो गलत है। मॉनिटरी रेट मतलब एसेट एंड लायबिलिटी विच आर फिक्स्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसीवेबल और पेएबल इन फॉरेन करेंसी। क्या बोल गया? मेरे को 3 महीना बाद कितना एग्जैक्ट डॉलर देना है ये पता है, दैट इज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। कितना एग्जैक्ट डॉलर देना है या लेना। अगर हम आपको एक मशीन बेचे हैं बेटा फॉरेन में, आप हम इंडिया का पार्टी, आप फॉरेन की पार्टी हो, हमको पता है ना, हम आपको उधार में 10,000 का एक मशीन बेचे है, 1 लाख का एक मशीन बेची है, ठीक है, 1 लाख डॉलर का, डॉलर बोला, डॉलर रुपया नहीं 1 लाख। तो सर आपको फ्यूचर में 1 लाख डॉलर ही ना मिलेगा। फॉरेन का पार्टी ये थोड़ी ना बोलेगा डॉलर का रेट बदल गया तो हम कम डॉलर देंगे या ज्यादा डॉलर देंगे। वो डॉलर तो 1 लाख ही देगा। हाँ, उसको आप इंडिया में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे उसका रेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामने वाला पार्टी तो आपको 1 लाख डॉलर ही देगा, है ना। या आपको 1 लाख डॉलर ही तो देना पड़ेगा अगर आप डॉलर में मशीन खरीद रहे हो तो। अब आप इंडियन बैंक के पास जाओगे, बोलोगे हमको 1 लाख डॉलर देना है, इंडियन बैंक बोलेगा आज के दिन डॉलर का रेट 88 है, तो आप 88 लाख रुपीज दो, आपको 1 लाख डॉलर दे देंगे। लेकिन हमको पता है ना, हमको फॉरेन में तो 1 लाख डॉलर ही चुकाना है। तो वो एसेट एंड लायबिलिटी, वो एसेट एंड लायबिलिटी जिसका डॉलर में या फॉरेन करेंसी में जो पेएबल या रिसीवेबल है उसका अमाउंट फिक्स है, उसको बोलते हैं मॉनिटरी आइटम। ये बहुत काम का है, बात ध्यान रखना। सर नॉन मॉनिटरी क्या होगा? सर अभी तो ठीक है, अब कॉमन सेंस लगा लेंगे। जिसका डॉलर पाउंड में कितना पेएबल या रिसीवेबल है वो फिक्स नहीं है। जैसे आपका लाइक फिक्स एसेट, बेटा जी अगर आपका बोल रहा है अमेरिका में फर्नीचर है, आपका बिजनेस अमेरिका में ब्रांच है जहां पे आपका फर्नीचर है $10,000 का। अब बेटा जिस दिन बैलेंस शीट बनाओगे उस दिन डॉलर का वैल्यू बदल ही सकता, आपका वो फिक्स एसेट है, बेचिए अगर आप बेचने गए वो फिक्स एसेट, तो आपका हो ही सकता है ना उसका $10,000 की जगह $8,000 वैल्यू हो गया या $12,000 वैल्यू हो गया, है ना। वैसे आप इन्वेस्टमेंट क्यों अमेरिका में या लंदन में, आप यूरो में या पाउंड में इन्वेस्टमेंट की हो 1 लाख पाउंड, तो बेटा जी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो फ्लक्चुएट होता है ना। स्टॉक है तुम्हारे पास, तो स्टॉक सर मेरे पास 10,000 पीस पड़ा है, आज के दिन एक पीस का $20 दाम है, तो 10,000 इंटू 20 $2 लाख। लेकिन हो ही सकता है सर अगला दिन उसका दाम $18 हो जाए, तो 1,80,000 18 रुपया पर डॉलर हो जाए, पर यूनिट, सॉरी $18 पर यूनिट पर डॉलर पर स्टॉक। स्टॉक मतलब यहाँ पे गुड्स का बात हो रहा है। आपका मान लो आपका बिजनेस है मोबाइल फोन का, तो मोबाइल फोन का वैल्यू तो अप डाउन हो सकता है ना। क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा है आपके पास 10,000 यूनिट्स पड़े हैं, एक का अगर $20 दाम है तो $2 लाख हो गया, और एक का अगर 30 रुपया डॉलर दाम हो जाए तो $3 लाख हो जाए। तो मतलब सर जिनका फॉरेन करेंसी में वैल्यू अप डाउन हो सकता है उनको नॉन मॉनिटरी बोलते हैं, और जिनका अप डाउन नहीं होगा उनको मॉनिटरी बोलते हैं। नॉन मॉनिटरी का एग्जांपल हम लोग पढ़े फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक। तो मॉनिटरी का एग्जांपल डेटर, क्रेडिटर, अरे उनका वैल्यू थोड़ी ना बदल जाएगा। डेटर ये थोड़ी ना बोलेगा 10,000 नहीं $12,000 दो, तुम डेटर को थोड़ी ना बोलोगे 10,000 की जगह $12,000 दो। तुम्हारा अगर लोन लिया है तो उतने डॉलर वापस चुकाओगे ना, या उतने डॉलर वापस मिलेगा। तुम्हारे पास कैश पड़ा है वहां पे $10,000 तो $10,000 ही होगा। तुम्हारे बैंक में अगर $5,000 डिपॉजिटेड है तो वो $5,000 ही रहेगा, डॉलर थोड़ी ना बदल जाएगा। तो ये हो गया मॉनिटरी आइटम जिनका वैल्यू फिक्स है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉरेन करेंसी पेएबल और रिसीवेबल, इंडियन रुपीज नहीं फॉरेन करेंसी में। और जिनका वैल्यू फिक्स नहीं है उनको नॉन मॉनिटरी बोलेंगे, ठीक है। आखिरी इंपॉर्टेंट टर्म है फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन मतलब से नॉर्मल समझ में आ रहा है, मेरा आउटसाइड ऑफ इंडिया कोई बिजनेस है, जैसे वहां मेरा ब्रांच है, या वहां मेरा सब्सिडियरी है, या वहां मेरा कोई एसोसिएट है, या वहां मेरा कोई जॉइंट वेंचर। अब तो कंपनी लॉ पढ़े, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होंगे, सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ठीक है।
उसका इंडियन वैल्यू में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा। मेरे फॉरेन अगर ब्रांच है बेटा, तो सारा वहां तो आइटम डॉलर्स में होगा, या यूरो में होगा, या पाउंड में होगा, मतलब फॉरेन करेंसी में होगा। लेकिन जब हम इंडियन अकाउंट में उसको ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि मेरा हेड ऑफिस तो इंडिया में है, तो अल्टीमेटली तो सारे ब्रांच का फिगर जुड़ के एक बनेगा ना बेटा। और वो किस टर्म्स में रिकॉर्ड होगा? इंडियन रुपीस। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मान लो एक ब्रांच मेरा जर्मनी में, एक ब्रांच मेरा यूके में है, एक ब्रांच मेरा लंदन में, एक ब्रांच मेरा यूएस में है, एक ब्रांच मेरा ऑस्ट्रेलिया में है। तो सबके अलग अलग करेंसीज क्या है, सबको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके हमको एक करके ऐड करके लिखना पड़ेगा फाइनल बैलेंस शीट पीएल में, है ना। तो वो कन्वर्जन के लिए रुक जाओगे, इसलिए तो हम आपको ये बोले थे आपको यहाँ 3 टॉपिक पढ़ना है। एक तो फॉरेन करेंसी का रिकॉर्डिंग नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स का, एक फॉरेन ऑपरेशंस का, और फिर पढ़ेंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज वाला। यहाँ पर सर 2 मेथड है इसको करने का। एक इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, मतलब सेम नेम से फॉरेन में बिजनेस चल रहा है। इंडिया में भी आप रिलायंस लिमिटेड हो, यूएस में भी आपका रिलायंस लिमिटेड ही है, ठीक है। रिलायंस लिमिटेड यूएस हो सकता है, लेकिन है वही बिजनेस, सेम नाम से बिजनेस है अगर, उसको बोलते हैं इंटीग्रल। और नॉन इंटीग्रल क्या हो गया सर? विद अदर नेम, विदाउट सेम नेम, मतलब विद अदर नेम। इंडिया में आपका रिलायंस लिमिटेड के नाम से बिजनेस है, वहां पे आपका कोई और ही नाम से बिजनेस है, ठीक है। तो ये 2 तरीके से अगर बात होगा, इफो निफो बोलते हैं इसको। इफो माने इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, निफो माने नॉन इंटीग्रल। इनका अकाउंटिंग कैसे होगा आगे बात करेंगे। अब आते हैं एक एक करके सर, रिकॉर्डिंग पे आ जाइए। तो पहला आइटम क्या पढ़ने वाले? रिकॉर्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉर मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी आइटम माने सर जिनका डॉलर पाउंड यूरो में वैल्यू फिक्स है, मतलब 10,000 डॉलर देने आज तो 10,000 डॉलर ही देने, वो डॉलर अप डाउन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आपका सेटलमेंट सेम ईयर में है तो कैसे रिकॉर्ड करें, और अगर आपका सेटलमेंट नेक्स्ट ईयर में होगा तो कैसे रिकॉर्ड करें। सेटलमेंट सेम ईयर मतलब क्या बोलना चाहता है बेटा कि हम आपको जनवरी में माल बेचा और पेमेंट 25 मार्च को है, सेम अकाउंटिंग ईयर हो गया ना। लेकिन अगर आपको जनवरी माल बेचा और एक अपना सेटलमेंट जो है, पेमेंट का लेन देन जो होगा अल्टीमेटली वो मान लो अप्रैल में या जून में हो रहा है, नेक्स्ट ईयर चला गया मार्च के बाद, ठीक है। तो अगर सेम ईयर सेटलमेंट हो रहा है तो कैसे रिकॉर्ड करें, और अगर नेक्स्ट ईयर सेटलमेंट हो रहा है तो कैसे रिकॉर्ड करें। देखो क्या बोला, अगर आपका सेम ईयर सेटलमेंट हो रहा है तो इनिशियल रिकॉग्निशन ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, और सेटलमेंट भी होगा तो ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, जो डॉलर पाउंड का रेट है उस पर एंट्री करो। जब खरीद रहे हो उस दिन जो ट्रांजेक्शन हुआ उस पर रिकॉर्ड करो, और जब पेमेंट करोगे सेटलमेंट तो उस दिन का जो रेट है उस पर रिकॉर्ड करो। जैसे एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे क्या बोला, मान लो हम एक्सपोर्ट किया $15,000 का सामान 1 जुलाई 2021 को, जिस दिन डॉलर का रेट 70 रुपये, और मेरा सेटलमेंट होने वाला है 1 सितंबर को। सेम अकाउंटिंग ईयर है, जुलाई में माल बेचा, सितंबर में सेटलमेंट होगा, और उस दिन डॉलर का रेट $72 है। तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन क्या एंट्री करें सर? डेटा टू सेल्स। तो एफसी डेटा यहाँ लिख दिया, फॉरेन करेंसी डेटा टू सेल्स, बस ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग रखने के लिए, वरना वो डेटा सब तो सेम हो जाते हैं। तो सर क्या एंट्री करें सर? $15,000 इंटू 70 रुपये। हम बोले थे ना, अगर सेम ईयर सेटलमेंट हो रहा है तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन एंट्री का, उस दिन का अमाउंट उस दिन से मल्टीप्लाई करो, और जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है उस दिन के डॉलर वैल्यू से उस दिन मल्टीप्लाई कर लेना, और डिफरेंस को पीएल में डाल देना। तो देखो 1 जुलाई को हम क्या किया, एफसी डेटा टू सेल्स 70 रुपये इंटू $15,000, माने 1 लाख नहीं 10,50,000 नहीं 10,50,000, ठीक है। फिर 1 सितंबर को क्या होगा सर? आप पेमेंट किए, लेकिन सर जी उस दिन तो डॉलर का दाम 72 हो गया, 72 मिला, उस दिन डॉलर का दाम तो 72 हो गया। तो आपके बैंक अकाउंट में तो 15,000 इंटू 72 आएगा, क्योंकि वो पार्टी तो आपको $15,000 ही देगा। उसको आप इंडिया में कन्वर्ट करोगे, उस दिन तो डॉलर का भाव 72 है, तो आपके अकाउंट में 72 इंटू 15,000 करके 10,80,000 आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,80,000,
लेकिन डेटर तो आपका कैंसिल तो 10,50,000 से ही होगा ना बेटा, वरना तो अकाउंट बंद नहीं होगा, क्योंकि आप जब डेटर का अकाउंट खोले थे तो टू सेल्स लिखे थे 10,50,000। अब अगर आप बाई बैंक करोगे और अगर 10,50,000 से ज़्यादा लिख दोगे तो डेटर में अभी भी बैलेंस रह जाएगा, उल्टा नेगेटिव बैलेंस रह जाएगा कि आपको देना है पैसा। ये नहीं हो सकता सर, तो डेटर तो 10,50,000 से लॉस होगा, क्योंकि जिस दिन माल बेचे थे उस दिन उससे बात हुआ था कि तुम हमको 15,000 इंटू तुम हमको $15,000 दोगे, और हमको पता था उस दिन 70 रुपया रेट है, तो हम 15,000 इंटू 70 करके लिख लिया था, हमको डेटर से 10,50,000 लेने। लेकिन जब मिलने का डेटा आया तब 10,80,000 में कन्वर्ट हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,80,000 तो एफसी डेटा 10,50,000, तो और जो डिफरेंस है वो कहाँ डाल देंगे, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ठीक है सर, पीएल नहीं लिख सकते अगला, ये आप 1 सितंबर को पीएल में नहीं डाल सकते, 1 सितंबर को पीएल में नहीं डालोगे, अलग से एक अकाउंट बनेगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, और फिर 31 मार्च के दिन ईयर एंड के दिन उसको पीएल में डालोगे। ठीक है, तो ये आपका, अगर आपका सेम ईयर में सेटलमेंट हो रहा है तो, लेकिन सर जी सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर हो रहा है तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या बोला, मान लो मैं एक्सपोर्ट किया था 1 फरवरी 2023 को $10,000 का, उस दिन डॉलर का भाव था $70 पर डॉलर। हम सेटलमेंट अब किया 1 मई को, अगला अकाउंटिंग ईयर आ गया ना, उस दिन डॉलर का भाव है $1.75, लेकिन 31 मार्च को हमको तो बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, उस दिन डॉलर का भाव है 72। अब आपको 3 बार एंट्री करना पड़ेगा, एक तो बाइंग वाला दिन, ट्रांजेक्शन वाला दिन, एक 31 मार्च को जो भी एक्सचेंज का डिफरेंस है उसको रिकॉर्ड करना, और फिर पेमेंट वाला दिन। ठीक है, ये नया बात सीखने जा रहे हो। ये सर जी अगर डॉलर पाउंड में पैसा आना बाकी होता है या जाना बाकी होता है तो सर जी 31 मार्च के दिन आपको जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है 31 मार्च के हिसाब से जो भाव है उस दिन डॉलर का, उस हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो करते हैं, चलो सर 1 फरवरी को क्या एंट्री करेंगे, वही एफसी डेटा टू सेल्स $10,000 है इंटू 70 तो 7 लाख। फिर 31 मार्च के दिन क्या करेंगे, देखो एफसी डेटा बढ़ रहा है ना, देखो 70 में लिए थे, 31 मार्च के दिन कितना वैल्यू है 72, 2 रुपए से आपका डेटर बढ़ रहा है, तो आप वही करोगे, एफसी डेटर अकाउंट डेबिट 20,000 टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, और फिर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को उसी दिन पीएल में भी डाल दो। तो आपने डेटर को बढ़ा लिया बुक्स में, अब आपका डेटर 7,20,000 हो गया, और डिफरेंस को पीएल में डाल दिया। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो 2PL, लॉस होता तो पीएल अकाउंट डेबिट करके 2, और डेटर घट जाता। पहले एंट्री क्या होता, अगर डेटर घटता तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू एफसी डेटर, और फिर पीएल टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होता। अब सर 1 मई को क्या होगा, सर 1 मई को और डॉलर ऊपर भाग गया, 75 चला गया, तो ठीक है ना, एफसी बैंक अकाउंट डेबिट 7.5 लाख, 10,000 इंटू 75, एफसी डेटर कैंसिल होगा पूरा 7,20 से, क्योंकि अब डेटर तुम्हारा 7 लाख नहीं है, 7 लाख तो पहले था, तुम 20,000 से और बढ़ा लियो उसको, तो तुम्हारा डेटर हो गया 7,20,000, बाकी डिफरेंस फिर पीएल। सर यहाँ वैल्यू गिर जाता तो ठीक है, पीएल एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट होता, और बाद में उसको पीएल में डालते। यहाँ पे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन और पीएल नहीं, और पीएल मत करो, आप एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ही करो, आप एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ही करो, और फिर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू पीएल। ठीक है, ये हुआ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब जिनमें डॉलर पाउंड में कितना लेना देना है वो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा बार बार। सब नॉन मॉनिटरी होता तो कुछ भी नहीं करते और आसान होता, सिर्फ ट्रांजेक्शन डेट के दिन एंट्री करके रख लो इन बैलेंस शीट, ऑन बैलेंस शीट डेट रिकॉर्डेड एक्चुअल, डोंट कन्वर्ट। देखो अगर सेम ईयर ट्रांजेक्शन होता तब तो ये सेम ही है, कोई चेंज नहीं, ठीक है, सेम ईयर सेटलमेंट। लेकिन अगर अलग ईयर में सेटलमेंट होता और नॉन मॉनिटरी आइटम है
तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन तो एंट्री बताइए, एसटी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैलेंस शीट के दिन क्या बदल रहा है कुछ मत करो, ट्रांजेक्शन के दिन फिर रिकॉर्ड। अरे सर मशीन है, जरूरी थोड़ी ना अगला दिन कोई दिन बेचेंगे, मेरा मन हम 10 साल रखेंगे, कैसे क्या हर बैलेंस शीट में कन्वर्ट करते रहेंगे क्या बैठ के? सोचो है ना। नॉन मॉनेटरी का एग्जांपल क्या था आपका? फिक्स एसेट, ये सब तो नॉन मॉनेटरी है, जिनका वैल्यू बार बार नहीं बदले, अब बदलेगा। हर बैलेंस शीट के दिन उसका मार्केट वैल्यू तो कुछ अलग ही हो सकता है। इसीलिए यहां बोला गया जिस दिन ट्रांजेक्शन करो उस दिन एंट्री कर लो, बैलेंस शीट के दिन कुछ मत करो, जिस दिन सेटलमेंट करोगे उस दिन का एंट्री बताइए। क्लियर है? हाँ सर, clear है। अब आ जाओ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। सर पहले आप वो इफो नीफो नहीं पढ़ा रहे, वो बाद में, हालांकि मेरा टॉपिक वाइज इफो नीफो सेकंड नंबर पे था, है ना। हम बोला था 3 काम करेंगे इस चैप्टर में, रिकॉर्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी पढ़ लिए, फॉरेन ऑपरेशंस को करना, और एक डॉलर पाउंड का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में ये और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफो नीफो ठीक है, इफो नीफो का बाद में करेंगे। पहले आ जाओ इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम आपको समझाया ही था क्या होता है, मीनिंग आज ही के दिन फ्यूचर डेट के लिए डॉलर पाउंड का परचेज या सेल फिक्स कर ली, अब हम उसी रेट पे करेंगे, बाकी मार्केट रेट जो भी बदले, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के लिए होता है, एक हेजिंग के लिए, एक स्पेकुलेशन के लिए। आपको हेजिंग के लिए पढ़ना है। स्पेकुलेशन क्या होता है ना, सिर्फ हम वो डॉलर पाउंड के अपडाउन का फायदा उठाने के लिए काम करें। मेरे को पता है हमको 3 महीना बाद $10,000 देना है और उसके लिए करें तो वो हेजिंग है, मतलब मेरा पहले से ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन फिक्स है, उसके लिए हमको लग रहा है कि डॉलर अप डाउन हो जाएगा तो मेरा लाइफ में झमेला आ जाएगा, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा उस टाइम। मान लो 95 रुपये डॉलर चला गया, अब $10,000 देने हैं तो उससे हमको 9.5 लाख रुपये देना पड़ जाएगा। अभी हमको लोग बोल रहे 88, हमको लग रहा है बाबा बुक करो 8.5 लाख में, 9.5 लाख देने से तो 8,80,000 देना है ना। तो इसीलिए ऐसा कहानी करें। लेकिन स्पेकुलेशन क्या है, सर आपको ना देना है ना लेना है कुछ फ्यूचर में, कोई आपका फॉरेन पेमेंट नहीं है, बट आपको आज कोई ऐसे ही बोला अभी डॉलर का भाव 88 चल, आज के दिन बता रहे 3 महीना बाद डॉलर का भाव 88 होगा एक्सपेक्टेड रेट, आपको लग रहा है दूर कहा 88 तो 90 प्लस जाएगा, कि काम करो ना 88 में बाई करके रख लो, जब 90 प्लस जाएगा तो वहाँ सेल कर देना, आपका ₹2 प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो 90 गया उस समय, जब एक्चुअली डेट आया 2 महीना बाद या 3 महीना बाद जो उस दिन 90 चला गया तो आप बेच देना, आप 88 में बाई करोगे उस दिन 90 में बेच देना। इस टाइप का कहानी करने को स्पेकुलेशन बोलते हैं, जुआ बाजी, फटका बाजी, ठीक है। शेयर्स में जैसे हाँ जैसे शेयर्स में होता है, ठीक है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, हालांकि यहाँ बोला है कि जो आप ये सब जब स्पेकुलेशन करते हैं उसके लिए सब प्रीमियम देना पड़ता है हमको, बोला उसको इग्नोर करो, उसका कोई एंट्री नहीं होगा। मार्क टू मार्केट ऑन बैलेंस शीट डेट एंड गेन लॉस टू पीएल, बोला तुम जिस दिन ट्रांजेक्शन करोगे उस दिन मार्केट वैल्यू पे देख लो, जितना डिफरेंस है उसको पीएल में डाल दो। इसीलिए इस पर कोई एंट्री का कहानी सीखना नहीं है, लेकिन असली सीखना कौन सा है, जो बिजनेस में होता है, हेजिंग, ठीक है। रिस्क को कवर करना, हेज का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है पता है, कवरिंग द रिस्क और लॉसेस। मेरे को फ्यूचर में रिस्क या लॉस नजर आ रहा है ना, ज़्यादा देना पड़ जाएगा जी, या डॉलर, मान लो अभी हमको पता है कि मेरे फ्यूचर में $10,000 आएगा, लोग आज के दिन बोल रहे हैं 2 महीना बाद का डॉलर का रेट चल रहा है 88, तुमको लग रहा है ये तो घट के 85 पे आ जाएगा, तो अगर तुम्हारा $10,000 आएगा, तुम ये फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक नहीं करते हो तो तुमको तो उस समय 10,000 × 85 मिलेगा, अगर 85 पे आ गया रेट लॉस हो जाएगा। तो तुमको तो लॉस हो जाएगा। तुम बोला नहीं बाबा हमको 88 में सेल का बुक कर लेंगे, हम 88 में डॉलर बेच दिया, अब हमको जैसे ही $10,000 आएगा मेरे को 88 × 10,000 ही मिलेगा। उस दिन अगर भाव 90 हो गया तो सर मेरा लॉस, और उस दिन अगर भाव 82 हो गया तो मेरा फायदा, मेरा 88 पर डॉलर ही बिकेगा। तो यही होता है हेजिंग, मतलब हम रिस्क को कवर कर रहे हैं। हेज का मतलब ये होता है रिस्क को कवर करना, ठीक है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है जुआबाजी खेलना।
ना लेना है ना देना है, बस हम खेल रहे हैं, हमको लग रहा है इसमें गेन हो जाएगा नहीं। देखो एजिंग का एक एग्जांपल दिया, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एंट्री करने का तरीका थोड़ा गंदा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, तरीका यही है, ठीक है। देखो क्या बोला, मान लो आपको एक्सपोर्ट है $10,000 का, आप एक्सपोर्ट किए $10,000 का सामान, जिस दिन डॉलर का भाव कितना है, $1 इक्वल टू 70 रुपया, और ये किस दिन ट्रांजेक्शन की, 1 जून को। आपको पता है सेटलमेंट होने वाला है 1 सितंबर को, ठीक है। आप 1 जून को एक्सपोर्ट किया, आपका पेमेंट आएगा 1 सितंबर को, 3 महीने का उधार पे माल बेचियो। आपको पता है आज के दिन मतलब 1 जून के दिन, 1 सितंबर के डेट के दिन का डॉलर का एक्सपेक्टेड भाव चल रहा है 68। देखो आज का तो 70 है ही, एक्सपेक्टेड भाव चल रहा है 68, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद का, ठीक है। आप उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिए, आपको लगा था तो और ही गिरेगा। देखो आज 70 है, अभी बता रहे फ्यूचर में 68 होने का उम्मीद है, मतलब और डॉलर गिरने का उम्मीद है। आपको तो लग रहा है 68 छोड़ो और नीचे आ जाएगा, तो उस समय जब $10,000 आएगा और हम बैंक को बेचने जाएंगे तो उस दिन के भाव पे बेचना पड़ जाएगा हमको, तो बहुत नीचे आ जाएगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा इस बात का। तो आप बोले नहीं रे बाबा, हम 68 में डॉलर की बिक्री का एग्रीमेंट बुक कर लेते, और देखो एक्चुअली में भी क्या हुआ, सेटलमेंट के दिन डॉलर का भाव हो गया 66 एक्चुअली में। तो तुम अच्छा काम किए ना, तो अपना फायदा देख लिए, ठीक है। अगर तुम ये बुकिंग नहीं की होता तुमको 10,000 इंटू 66 मिलता, 6 लाख साढ़े या ऐसे तुमको 6,80,000 मिल गए, तुम्हारा 20,000 का फायदा ही हो, ठीक है। तो सर एंट्री कैसे होगा, थोड़ा सा मानना है यहाँ पे आराम से। 1 जून को क्या एंट्री होगा, सर आपका सेल हुआ है तो एफसी डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपको उस दिन का भाव तो 70 रुपये पता है, तो आप 7 लाख का सेल मान के बुकिंग किए। आप हाथों हाथ क्या किए, फॉरवर्ड रेट पे 68 की रेट पे एग्रीमेंट बुकिंग कर ली, ठीक है। तो आप क्या एंट्री के, ये एंट्री थोड़ा संभालना, ये एंट्री अगर समझ में आया और याद रह गया तो बाकी एंट्री हो जाएगा, सब इसी से कनेक्टेड होगा। आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल का एग्रीमेंट बुक किया ना, आपको मिलेगा ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे 68 करके, आप बुकिंग कर लियो कि मेरे पास $10,000 आएगा, हम तो 68 करके भेज देंगे, तो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट लिखिए 6,80,000, यहाँ पे कोई दिक्कत। लेकिन बेटा जी आपको ये तो बताइए, आप जब एग्रीमेंट किए हो तब क्या भाव में बुक किए हो, 70 रहा उस दिन डॉलर का भाव, तो आपको $2 करके नुकसान तो हो ही रहा है, एक्चुअली में हो रहा है ना। जब अगर लॉस होगा तो हम लोग बेचेंगे ही क्यों, बेटा जी आपको लग रहा है और फ्यूचर में गिरेगा, मतलब गुड्स क्यों बेचेंगे, ये बोल रहे हो। बेटा जी काम करना बंद कर दें फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन के नाम पे, सिर्फ ऊपर जाए तभी बेचें, तब तो बिजनेस ही नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा एक और बात, जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का लोग करता है ना काम, तो लोग इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखता है कि फ्लक्चुएशन के बावजूद भी लॉस प्रॉफिट ही होगा अल्टीमेटली। ये अगर हम उसको $10,000 का सामान यानी 10,000 इंटू 70 करके 7 लाख का माल बोल रहे हैं ना, इसका मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो सकता है 5 लाख ही पड़ा। तो अगर ये फ्लक्चुएट होकर आपको 66 भी मिलता ना बेटा, तो भी तो 5 लाख का सामान 6,60,000 में बिका है, तो क्या काम नहीं करे, बिजनेस करना बंद कर दें। ये 10-20 हज़ार का डॉलर का नुकसान देख के कि डॉलर का भाव तो हमेशा ही बेटा ये सारा तो एस्टिमेटेड ही फिगर होता है, तब तो आप कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप सोचे तो ऊपर जाएगा, आप ट्रांजेक्शन कर लिया, नीचे चला गया तो ठीक है ना। तो ये वाला मेंटेलिटी नहीं आ सकता कि हम ट्रांजेक्शन क्यों करें, और ये तो आपको उम्मीद है कि गिर सकता है, क्या पता गिरने की जगह ऊपर भाग जाता तो जो भी है। तो पॉइंट इज सर, जिस दिन ट्रांजेक्शन के उस दिन फैसिलिटेटर टू सेल किए, अब हम पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट बुक किए, तो एग्रीमेंट बुकिंग का एंट्री क्या होगा,
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6,80,000, लेकिन हमको तो बताइए हमको 20,000 का चूना लगने वाला है, जी सर। तो हम फॉरवर्ड डिस्काउंट बोल के उसको बुक किए, पीएल बोल के नहीं, फॉरवर्ड डिस्काउंट 20,000, यस सर। और मेरे को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेएबल हो गया 7 लाख। ठीक है, वो जो डेटर डेबिट किया था ना, एफसी डेटर, तो हम 2 चीज बुक किया, एक रिसीवेबल और एक पेएबल। हम क्या 2 चीज बुक किया? रिसीवेबल और Payable और पेएबल। ठीक है, पेएबल वाला एक बार वापस से बताओ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेएबल पेएबल क्यों हम, बुक करें? बेटा जी हमको तो ये डॉलर आएगा मेरे पास, जब हमको तो देना है ना बैंक को, तो 10,000 इंटू 70 करके हम बुक करके बैठे हैं ना, तो बैंक को तो हम 7 लाख पेएबल हो जाएंगे ना एक तरीके से। हम तो एग्रीमेंट बुक कर लिया ना कॉन्ट्रैक्ट का कि बैंक हमको 6,80 देगा और हम बैंक को 7 लाख देंगे। ठीक है सर, आपके मन में आता होगा बेटा जी, मन में बहुत हार्डकोर फीलिंग आएगा, अरे सर क्यों कर रहे हैं काम? अरे बेटा जी मेरे को लग रहा है ये 68 छोड़ो, ये तो 65-60 तक चला जाएगा नीचे में, तो भैया उतना लंबा झटका कौन झेलेगा? हम 1 लाख का झटका झेलने से अच्छा 20,000 का झटका झेले। वैसे भी हम 1,00,000-2 लाख तो कमा ही रहे होंगे इसमें, इतना बड़े बेवकूफ तो है नहीं कि डॉलर पाउंड में बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट मार्जिन 20-30,000 का रखेंगे। इंडिया के बाहर माल बेच रहे हैं बेटा जी, डबल के भाव में बिकेगा मोटा मोटी, तो हमको ठीक है, हमको ये 20,000 का नुकसान बर्दाश्त है। ठीक है ना, 5 लाख का सामान 7 लाख में बेचे हैं, उसकी जगह 6,60 भी मिले तो मेरे को क्या नुकसान है? 6,60 छोड़ो, हम तो 680 में बुकिंग करके बैठ गया ना, हम सेफ हो गए। चलो ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन या ये एंट्री ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 680 मिल रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पेएबल है 7 लाख, तो डिफरेंस हो गया फॉरवर्ड डिस्काउंट 20,000। ठीक है, अब 1 सितंबर का दिन आएगा, उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट। देखो पहले हमको ये 66 भाव है ना डॉलर का, बेटा ये एंट्री संभालना आप ठीक से मन में, उस दिन भाव 66 है, तो पहले मेरे को 66 के भाव में कन्वर्ट होकर डॉलर मिलेगा, फिर हम बैंक को बोलेंगे देखो मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, चलो वो वाला पैसा दो, ये तुम रख लो। बात समझ में आया? हम दोबारा बोलते हैं, सुन लेना, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग है ही, तुमको क्या करना है, तुमको चला इससे मिल गया बाकी बैंक समझे, ऐसे नहीं होता एंट्रीज। तुमको पहले 66 के भाव में डॉलर मिलेगा, उस दिन जो एक्चुअल रेट चल रहा है, फिर वो तुम डॉलर बैंक को दे दोगे और तुम 68 के भाव में बैंक से वो एग्रीमेंट किया हुआ उसको कन्वर्ट करवा लो। बात समझ में आया? इसीलिए रिसीवेबल पहले बुक करके बैठे, मिला नहीं है, रिसीवेबल मिलेगा। जी। तो मेरे को उस दिन बैंक अकाउंट में पहले कितना आएगा सर? 10,000 इंटू 66 है ना, और मेरा डेटा कितने से कैंसिल हो जाएगा? 7 लाख से। तो देखो हमको 40,000 का झटका लगा ना, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट, क्योंकि देखो वहां पे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन फायदा हो रहा था तो क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे एक्सचेंज नुकसान हो रहा है ना, एक बार तो 40,000 का। सर आपका तो एग्रीमेंट है 680 का, आएंगे उस पर, 2 मिनट दो हमको। फिलहाल पहले क्या होगा सर, एक बार के अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक बार भूल जाइए कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको तो बैंक में आएगा 660, आपका डेटा बुक किया हुआ है 7 लाख से, हाँ। तो डेटा कैंसिल होगा, बैंक में आया 660, तो बाकी 40,000 क्या हुआ? लॉस। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट बोलेंगे। अब देखना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो पेएबल मेरा क्रेडिट था ना, अब उसको हम करेंगे कैंसिल। ये जो 660 मिला था ना हमको, वो हम दे देंगे बैंक को, और ये 40,000 का जो मेरा लॉस हुआ वो भी हम कर देंगे कैंसिल, क्योंकि एक्चुअली में तो हमको 40,000 का लॉस हुआ नहीं है, हम तो अपने आप को सेव कर लिए थे। ठीक है, और बैंक हमको वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल कैंसिल करके बैंक हमको 680 दे देंगे। तो देखो जो कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल हम डेबिट किया था उसको क्रेडिट करके बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया, और जो कॉन्ट्रैक्ट पेएबल हम क्रेडिट किया था उसको डेबिट करके बैंक को 660 दे के, और ये 40,000 का लॉस को भी कैंसिल कर दिया। तो रिसीवेबल, पेएबल और वो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन सब कैंसिल हो गया। देखो 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 आराम से, रिसीवेबल जो डेबिट किया था वो भी कैंसिल हो गया,
पेएबल जो क्रिएट किया था वो भी कैंसिल हो गया, और वो जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 40,000 का लॉस बुक किया था वो भी कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली मेरे पीएल में कितना फायदा जाएगा, लॉस जाएगा, सॉरी 20,000 का। तो चला गया पीएल टू फॉरवर्ड डिस्काउंट जो किया था ना, तो चला गया पीएल में लॉस। मेरे को 20,000 का लॉस हुआ 40,000 की जगह। तो हम क्या बोला था, हेजिंग क्या होता है, खुद को लॉस से बचाने का तरीका। हम कभी नहीं बोला था हेजिंग में आप गेन कमाने का उम्मीद रखते हो। आप गेन कमाने का उम्मीद ही नहीं कर रहे हो बेटा। अगर आपको लग रहा है ना कि गेन होगा, तब आप बेवकूफ थोड़ी ना जो 66 में एग्रीमेंट बुक करके बैठ जाते। अगर आपको लगता है ना डॉलर ऊपर ही भागेगा तो आप रिस्क ले लेते, आप बुकिंग ही नहीं करते। या आप थोड़ा ऊपर की तरफ बुक करके छोड़ देते, बहुत ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद है बट कौन उतना रिस्क ले, तो आप बैंक से बोलते हैं नहीं बोलो 71 में देते हो क्या फॉरवर्ड रिसीवेबल का कॉन्ट्रैक्ट। अब बैंक को लगता है तो 75 जाएगा, 71 में दे दो, और तुमको लग रहा है जा सकते हैं 75, बट ठीक है ना, मेरा तो फिर भी फायदा हो ही रहा है, कौन उतना रिस्क लेगा। तो आप हेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट जनरली उस समय करते ही नहीं, या करते तो भी अपने आप को सेफ मार्जिन में रख के करते। आप दोनों ही बात में सेव कर रहे हो बेटा, खुद को लॉस को भी कम करने के लिए हेजिंग कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना सही थोड़ा ही प्रॉफिट हो जाए, तो अपने प्रॉफिट को सेफ गार्ड करने के लिए हेजिंग कर रहे हो। आपको लग रहा है डॉलर 75 भी जा सकता है, बट ठीक है जा सकता है। बैंक आपको बोल रहा है 71 में हेजिंग करते हो क्या, आपको लगा अरे $70 का तो कॉन्ट्रैक्ट ही है, बैंक हमको 71 में हेजिंग करने दे रहा है, फिर भी एक रुपया पर डॉलर फायदा हो ही रहा है, तो ठीक है ना बुकिंग कर लो, 1 रुपया पर डॉलर ही कमा लो, कौन चांस लेगा, नहीं गया तो आप अपने प्रॉफिट को सेफ गार्ड कर रहे हो या लॉस को कम कर रहे हो, दोनों को हेजिंग बोलते हैं, हेजिंग। समझ में आया? ये एंट्रेंस को एक बार फिर देखना घर पे बैठ के, इस पूरे सम को, ठीक है? नहीं समझ में आएगा हमको फिर बोलना, अपने फिर डिस्कस करेंगे, बट 1-2 बार इस सम को सुनना और देखना अच्छे से दोबारा। इस पार्ट में यही मुश्किल है बेटा, और कुछ नहीं है। अब खत्म है चैप्टर, हो गया, ठीक है? अगला आया फॉरेन ऑपरेशंस। अगर आपका ईफो है या आपका नीफो है, ईफो माने इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है और नीफो माने नॉन इंटीग्रल है ना? तो ईफो में अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो ऑलवेज क्लोजिंग डेट पे रिकॉर्ड करो। ईफो में अगर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है तो ऑलवेज डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे रिकॉर्ड करो, और अगर कोई प्रॉफिट लॉस का आइटम है तो आइदर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और एवरेज रेट दोनों में जो अवेलेबल है उस पर रिकॉर्ड करो, और जो भी डिफरेंस आ रहा है आपको तो प्रॉफिट लॉस में। हाँ बोलो। पीएल आइटम माने नॉर्मल सेल, नॉर्मल रेंट देना, सैलरी देना, वेजेस देना, कमीशन कमाना। अरे पीएल का आइटम बेटा, ट्रेडिंग पीएल का आइटम। तो अगर मॉनेटरी आइटम है, मतलब जिनका डॉलर पाउंड में रेट फिक्स है, तो उसको ऑलवेज क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करो ईयर एंड में, बैलेंस शीट में। अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है तो ऑलवेज डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे रिकॉर्ड करो, वही वैल्यू पे रहने दो, बैलेंस शीट डेट पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर पीएल आइटम है तो या तो ट्रांजैक्शन या एवरेज रेट दोनों में जो अवेलेबल है। ट्रांजैक्शन अवेलेबल है तो पहला ऑप्शन उसी का होगा, नहीं अवेलेबल है तो ईयर एंड में जो एवरेज रेट है ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और इन सब से जो भी डिफरेंस आ रहा है वो सब पीएल में भेज दो, बात खत्म, ठीक है? अगर नीफो है तो सर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों में कोई भी हो, ऑलवेज ऑन क्लोजिंग रेट, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों ही। अगर आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, माने दूसरे कोई नाम से बिजनेस कर रहे हो आप, इंडिया में आपके बिजनेस का नाम है अंकिता कन्फेक्शनरीज, फॉरेन में आपका नाम अंकिता कन्फेक्शनरी कुछ और ही है, मतलब सेम ब्रांड नेम से बिजनेस नहीं हो रहा है, तो उसको नीफो बोलते हैं। तो फिर सर वहां से मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी जो भी ट्रांजेक्शन है सबको क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब 31 मार्च के दिन जो भी डॉलर पाउंड का रेट है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन जो होगा उस पर तो एंट्री हुआ ही होगा, बट क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसका बात करना है भी कहाँ डालेंगे, ठीक है?
लेकिन अगर सब पीएल का आइटम है तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे, एवरेज नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है बेटा? सर जो लायबिलिटी डिपेंड करता है किसी और बात के होने या नहीं होने पे, मतलब जो, हाँ हाँ, तो सर उसको ऑलवेज क्लोजिंग डेट। और जो डिफरेंस आएगा सर वो कहां जाएगा? एफसीटीआर अकाउंट, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ्लक्चुएशन अकाउंट, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिजर्व अकाउंट सर, हर ईयर वहां पे ट्रांसफर करो। और फिर जिस दिन वो एसेट बेच दोगे उस दिन वो एफसीटीआर से पीएल में डाल दो। मतलब जब ट्रांजेक्शन, जब ये डिफरेंस आ रहे हैं तो उसको हमेशा एफसीटीआर अकाउंट में रखोगे, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिजर्व अकाउंट, और फिर जिस दिन वो एसेट बिक जाए उस दिन उस एफसीटीआर अकाउंट में जितना बैलेंस है वो पीएल में डाल दो। ये बात थ्योरेटिकली पूछता है, सब वाइज नहीं पूछेगा, ठीक है? क्लियर है? ये सारे कंडीशंस वो क्वेश्चंस में पूछते हैं एकदम। तो ये आपका हुआ फॉरेन एक्सचेंज। अब आते हैं टैक्सेशन ऑफ इनकम। टैक्स ऑन इनकम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 ये बोलता है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। सर ये क्या करना चाह रहे हैं बेटा? कई बार क्या होता है ना, आपका कई एक ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जिसपे इनकम टैक्स कुछ और बोल रहे हैं और अकाउंट्स कुछ और बोलते हैं। आप सेमेस्टर 4 में टैक्सेशन पढ़े हो, आपको याद है पीजीबीपी में आप डेप्रिसिएशन का पूरा ही तरीका अलग होता था, है ना? उसमें वो ब्लॉक कंसेप्ट, उसमें कोई मिड ऑफ द पीरियड का कोई मतलब नहीं है, उसमें बस खाली ये मतलब था 180 दिन से कम यूज हुआ है तो रेट आधा कर दो, और 180 दिन से ज़्यादा यूज हो तो रेट पूरा ले लो। उसमें कोई वो इंटू 4 मंथ है तो 4/12 वो सब मत करो। लेकिन अकाउंट्स में वो सब करते हैं, अकाउंट्स में वो सब करते हैं। सर इनकम टैक्स बोलता है प्रोविजन वगैरह का आप माइनस नहीं कर सकते पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट करते वक्त, लेकिन अकाउंट्स में तो माइनस करते हैं। सर इनकम टैक्स बोलता है कि है ना कोई भी डोनेशन फोनेशन करो अदर देन साइंटिफिक इंस्टीट्यूट तो वो आपको बिजनेस में खर्चा के रूप में माइनस नहीं करने मिलेगा, बट अकाउंट्स तो करने देता है। सर इनकम टैक्स बोलता है पार्टनर को रेम्यूनरेशन देने का एक लिमिट फिक्स है, बट इनका अकाउंट्स को बोलता है ऐसा कोई फिक्स लिमिट नहीं है। दैट मीन्स सर इनकम टैक्स और अकाउंट का नेट प्रॉफिट डिफरेंट आ सकते है ना? कभी ऐसा हो सकता है कि अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट ज्यादा है इनकम टैक्स का कम, या ऐसा भी हो सकता है इनकम टैक्स का नेट प्रॉफिट ज्यादा है अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट कम। तुम टैक्स किस पे दोगे? ऑलवेज इनकम टैक्स वाला पे। मान लो मेरा इनकम टैक्स का नेट प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख, एज पर इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख, और एज पर अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख, तो हम 5 लाख पे टैक्स देंगे। लेट्स से 30% टैक्स है तो हम 5 लाख का 30% 1.5 लाख देंगे। 50,000। लेकिन यही अगर हम इनका अकाउंट के हिसाब से देते तो 4 लाख का 30% 1,20,000 देते। सर हम 30,000 ज्यादा टैक्स दे दिए। सर अगर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन में कम आया, आ रहे दोनों पे आ रहे। पहले एक बार इसको ले लो। हाँ सर मेरा इनकम टैक्स का कैलकुलेशन जो आया तो हम 1.5 लाख पे टैक्स दे दिए, 1.5 लाख टैक्स जमा कर दिए, बट हमको अगर हम अकाउंट के हिसाब से करते तो 1,20 करते। दैट मीन्स हम 30,000 का ज्यादा टैक्स दे दिए। गवर्नमेंट बोलता है टेंशन मत लो, इसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। तुम्हारा एसेट बन गया ना, अब अगले साल अगर ये रिवर्स होगा तो रिवर्स कर लेना। अब आते हैं आपका वाला बात पे। सर अगर 22 लाख मेरा अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट होता और 4 लाख मेरा इनकम टैक्स का नेट प्रॉफिट होता तो सर हम तो आज पे इनकम टैक्स जमा करते ना, टैक्स 1,20। गवर्नमेंट बोलता है टेंशन मत लो, इसको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोल के लिख लो। तुम कम टैक्स दियो ना, खुश मत हो। कभी ना कभी ऐसा होगा जब ये रिवर्स होके आएगी। अरे सर क्यों रिवर्स होगा? बेटा ऐसा बहुत सारा आइटम है जो इनकम टैक्स बोल रहा है प्रोविजन है तो अभी मत करो, लेकिन अकाउंट में माइनस कर लिए। अब अगले साल एक्चुअली में ये बैड डेप्ट हो गया, तब अकाउंट्स में तो दोबारा तो करोगे नहीं, लेकिन इनकम टैक्स में अब माइनस करने देगा कि नहीं देगा? सर बिल्कुल देगा, क्योंकि पिछले साल नहीं करने दिया था। ठीक बात।
इनकम टैक्स का डेप्री का रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर डेप्री का रेट बहुत ज़्यादा है बेटा, तो आपका डब्ल्यूडीवी वैल्यू बहुत ज़्यादा जल्दी से गिरेगा। मेरा 5 लाख का एसेट है, मान लें इनकम टैक्स का रेट 25% है, तो 5 लाख का आधा हुआ 2.5 लाख, 1,25,000 डेप्रिसिएशन। तो मेरा एज पर इनकम टैक्स कितना वैल्यू बचा? 3,75,000। लेकिन अकाउंट बोलता है इस पर 10% डेप्री है मान लो, तो तुम 50,000 ही माइनस किए, तुम्हारा आज के दिन वैल्यू बोल रहा है 4.5 लाख। तो यहाँ एक 25 का डेप्री क्लेम करने मिल गया, क्योंकि आज पर इनकम टैक्स चलोगे तुम तो, है ना। लेकिन बेटा जी खुश मत हो, अगली बार तो 375 पे डेप्री होगा, जबकि अकाउंट बोल रहा है अगली बार 4.5 लाख पे डेप्री होगा। तो कभी तो ऐसा होगा जब अकाउंट्स का डेप्री ज्यादा आ जाएगा और इनकम टैक्स का डेप्री कम, तो उस साल तुम कम डेप्री क्लेम करोगे, तो उस साल ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इस साल बचे हो तो अगली बार एक्सेस देना पड़ेगा, इस बार ज्यादा दे दियो तो अगली बार कम देना पड़ेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में ना खुशी हो ना दुखी हो। इसी को बोलते हैं DTA या DTL। इस बार अगर ज्यादा टैक्स दे दियो तो तुम्हारा फ्यूचर के लिए एसेट बन गया, फ्यूचर में तुम्हारा टैक्स बच जाएगा कहीं ना कहीं। इस बार कम टैक्स दियो तो फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ जाएगा, तो आज के दिन एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया जो फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो टर्मिनोलॉजी क्लियर है? जी सर। अब यहाँ यही पढ़ना है कि ये इसका कब रिवर्सल होगा और कब नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोलता है अगर अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम दो अलग अलग इनकम होता है, ठीक है, तो उन दोनों में रीजन ऑफ डिफरेंस होने का क्या है? सर दो टाइप का डिफरेंस होता है, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मतलब अराइज इन वन पीरियड एंड कैपेबल ऑफ रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड। इस साल वो डिफरेंस अराइज हुआ है, ठीक है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में वो रिवर्स, एक साल में या कुछ सालों में वो रिवर्स जरूर हो, उसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। और परमानेंट डिफरेंस मतलब हाँ जैसे डिप्रिसिएशन हुआ। और परमानेंट डिफरेंस क्या हुआ? अराइजिंग इन वन पीरियड एंड नॉट कैपेबल ऑफ रिवर्सल इन सब्सिक्वेंट पीरियड या सब्सिक्वेंट पीरियड। सर एग्जांपल्स देते हैं, तो देखो जो टाइमिंग डिफरेंस के कारण रिवर्स हो सकता है वो है एक तो डिप्रिसिएशन या प्रोविजन एंड बैड डेब्ट्स का, क्योंकि रेट ऑफ डेप्री अलग होता है, मेथड ऑफ डेप्री अलग होता है। सम एक्सपेंसेस इन करंट ईयर इन अकाउंट्स बट टैक्स अलाउड इन सब्सिक्वेंट ईयर। कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कैश बेसिस पे छूट मिलता है आपको सेक्शन 43B, जैसे बोनस का, इंटरेस्ट का, ये सब का पेमेंट आपको एक्चुअल पेमेंट करोगे तभी इनकम टैक्स माइनस करने देगा, एक्चुअल बेसिस पे माइनस करने नहीं देगा, लेकिन अकाउंट माइनस करने देता है। तो फिर अगले साल से एक्चुअल पेमेंट होगा तो माइनस करने देगा, इनकम टैक्स बिल्कुल करने देगा, तो वो रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका टाइमिंग डिफरेंस वाला जो कुछ ईयर में जाके रिवर्स जरूर हो। जबकि ये हुआ परमानेंट डिफरेंस, जैसे एग्रीकल्चर इनकम तुम अकाउंट्स में माइनस कर लियो, इनकम टैक्स इस साल नहीं माइनस करनी है। एग्रो इनकम में टैक्स नहीं लिया तो, लेकिन तुम अपने अकाउंट में एग्रो इनकम ऐड कर लिए। सर ये तो कोई भी ईयर में इनकम टैक्स ऐड करने नहीं देगी, मतलब ये कभी भी रिवर्स नहीं होगा। कुछ एक्सपेंसेस है ना बेटा जो 10,000 के ऊपर का कैश पेमेंट करते हुए अलाउड नहीं होता है, 40A है ना। इनकम टैक्स बोलता है ना कि जो 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट होगा वो अलाउड नहीं है, लेकिन तुम अकाउंट में तो माइनस क्यों रही है, कभी भी रिवर्स नहीं होगा। अब तो ऐसा कभी भी इनकम टैक्स में सिचुएशन नहीं आएगा जहां ये उल्टा हो जाएगा। पेनल्टी एंड फाइन्स को इनकम टैक्स कभी छूट लेने नहीं देता, अकाउंट में माइनस कर ही लेते हो। अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अगर पैसा डाले हो तुम, इनकम अकाउंट बोलता है माइनस कर लो, बट इनकम टैक्स बोलता है हम कभी नहीं करने देंगे। डोनेशन या पर्सनल एक्सपेंस, डोनेशन अदर देन साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, तुम्हारा इनकम टैक्स कभी नहीं माइनस करने देगा। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन, किसी ऐसी एनजीओ को डोनेशन,
पर्सनल एक्सपेंस कभी इनकम टैक्स माइनस नहीं करने देगा, बट अकाउंट में कर ही लेते हैं, तो ये सब कभी भी रिवर्स नहीं होंगे, तो इनसे कभी भी डीटीए या डीटीएल क्रिएट नहीं होगा, मतलब इनको कुछ भी नहीं करना है, इनको भूल जाओ इस चक्कर। मतलब ये समझाने के लिए इतना टाइम ये है कि परमानेंट डिफरेंस का यहाँ कोई ट्रीटमेंट का बात नहीं होगी। इट डज नॉट रिजल्ट टू डीटीए और डीटीएल, लेकिन अगर टाइमिंग डिफरेंस है तो अगर अभी ज्यादा दियो तो ये डीटीए बन जाएगा, और अभी कम दियो तो टेंशन मतलब फ्यूचर में देना पड़ेगा तो डीटीएल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आपको डीटीए और डीटीएल का मतलब बताया। तो डीटीए क्या हुआ, अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो अभी ज्यादा टैक्स दोगे, कोई बात नहीं, आगे रिवर्सल में फायदा होगा। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा और डीटीएल कम है, सॉरी अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा और टैक्सेबल इनकम कम है, तो सर आपका लायबिलिटी क्रिएट होगा, क्योंकि आप टैक्सेबल इनकम के साथ टैक्स दोगे, लेकिन खुश मत हो, फ्यूचर में ज्यादा देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग है। देखो हम यहाँ पे मीनिंग में क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज व्हेन टैक्स इनिशियल ईयर्स इज हायर एंड सब्सिक्वेंट ईयर इज लोअर। स्टार्टिंग में टैक्स हायर है, लेकिन बाद में जाके टैक्स लोअर हो जाएगा, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर ईयर में, इसी को डीटीए बोलते हैं। और ये उल्टा हो जाएगा, रिकॉग्नाइज व्हेन टैक्सेस ऑफ इनिशियल ईयर इज लोअर बट इन सब्सिक्वेंट ईयर इट इज हायर, तो एंटिटी को आगे जाके पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, इसके लिए डीटीएल हो गया। ठीक है, हाँ, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर डीटीए और डीटीएल समझ तो गए, उसको रिकॉर्ड कब करें और कब नहीं करें। तो यहाँ बहुत सिंपल बात बोला, डीटीए शुड बी रिकॉर्डेड ओनली इफ देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी। भैया एसेट बुक तभी करो जब श्योर हो कि ये रिवर्स होगा ही होगा, दैट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी जनरेटेड अगेंस्ट विच सच डेफर्ड टैक्स कैन बी एडजस्टेड। तुम डेफर्ड टैक्स एसेट तभी बुक करो जब तुम्हारे पास रीजनेबल सर्टेनिटी हो कि ये फ्यूचर में रिवर्स होगा ही होगा। लेकिन डीटीएल रिकॉग्नाइज कर लो, लायबिलिटी अगर है तो रिकॉग्नाइज कर लो, है ना, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, वो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्या अगर फ्यूचर का लॉस लायबिलिटी है तो आज बुक कर लो, लेकिन फ्यूचर का कोई एसेट इनकम है तो उसको जब हो तब बुक करना। लेकिन यहाँ बोला ठीक है तुमको डीटीए बुक करना तुम कर लो, बट रीजनेबल सर्टेनिटी होना चाहिए तुम्हारे पास। अब ये रीजनेबल सर्टेनिटी क्या अभी 2 मिनट में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन डीटीएल के लिए ऐसा कोई सर्टेनिटी जरूरी नहीं है, कर लो बुक। ठीक है, अब बोलता है टैक्स 2 टाइप का है, एक होता है करंट टैक्स। करंट टैक्स क्या है, करंट टैक्स एसेट, करंट टैक्स लायबिलिटी। करंट टैक्स एसेट क्या हुआ, जो तुम्हारा टीडीएस कटा हुआ है या तुम एडवांस टैक्स दे के रखे हो। और करंट टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स जो तुम पेएबल हो, तुमको लग रहा है पेएबल है, तुम सोच के रखे हो पे करना पड़ेगा। तो करंट टैक्स एसेट का करंट टैक्स लायबिलिटी की एंट्री क्या करोगे, सर पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो बोला टैक्स 2 टाइप का, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स मतलब जो इस बार पे कर रहे हैं, तो वो भी 2 कैटेगरी का, करंट टैक्स एसेट और करंट टैक्स लायबिलिटी। करंट टैक्स एसेट 2 हुआ, टीडीएस एडवांस टैक्स। तो सर अगर कभी भी ये पेमेंट है तो बैंक टू टीडीएस पेएबल होगा। आपका अगर टीडीएस कटा हुआ है तो सॉरी गलती टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरा टैक्स कटा हुआ है ना मेरे लिए, तो हमको आगे यूज करना है, इसको एडजस्ट करना है। टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। वैसे अगर हम एडवांस टैक्स देंगे तो भी हम यही करेंगे, एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, माने ये मेरे लिए एसेट होगा। ठीक है, लेकिन जब अगर हम प्रोविजन फॉर टैक्स बुक कर रहे हैं तो आदमी कहाँ से बनाता है प्रोविजन, ऑलवेज पीएल से। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। ठीक है सर, वैसे ही डेफर्ड टैक्स अभी जो ऊपर पढ़ते आए तो डीटीए का क्या एंट्री होगा, डीटीएल का क्या एंट्री होगा। अगर आप रीजनेबल सर्टेन हो कि डीटीए होगा ही होगा, मतलब फ्यूचर में रिवर्सल होगा ही होगा, तो एंट्री कर लो डीटीए टू पीएल। सर्टेनिटी है तब, नहीं तो मत करना। और अगर टैक्स लायबिलिटी है तो कर लो पीएल टू डीटीएल। लायबिलिटी क्रिएट करना है तो 2 होगा, और कहां से लायबिलिटी क्रिएट होता है, पीएल से।
तो एंट्री तो बहुत आसान है, बस वो रीजनेबल सर्टेनिटी समझनी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यही बात बताया, DTA बुक करने का 2 कंडीशन है, क्या? ए का पैरा 15, ए का पैरा 17। एक मिनट अंकिता, अब ये बहुत काम का पार्ट है और चैप्टर खत्म है। तो भाई पैरा 15 पैरा 17 दो है DTA के लिए। पैरा 15 बोलता है कि अगर आपका कोई अदर देन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, इन 2 आइटम को छोड़ के अगर कोई आइटम के कारण जो टाइमिंग डिफरेंस का DTA क्रिएट कर रहा है, आई रिपीट, अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन इन 2 आइटम को छोड़ के कोई और अगर आइटम आपका DTA क्रिएट कर रहा है जो कि टाइमिंग डिफरेंस का ही है। देखो सर, परमानेंट डिफरेंस का यहाँ बात ही मत करो, वो तो आएगा ही नहीं इस चैप्टर में ना। तो ये टाइमिंग डिफरेंस का अपने माथा पे प्रेशर ही मत बनाओ। पैरा 15 सिंपल बात क्या बोलता है, कोई भी DTA अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज या अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन का उसको छोड़ के कोई और आइटम है तो चेक करोगे रीजनेबल सर्टेनिटी है कि नहीं। क्या चेक करोगे कि रीजनेबल सर्टेनिटी है कि नहीं। लेकिन अगर सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और डिप्री है तब क्या करें, तो चेक करोगे वर्चुअल सर्टेनिटी है कि नहीं। अब इन दोनों का मीनिंग हम बताएंगे आपको 2 मिनट के अंदर, बट पहले इतना ब्रेन में लो कि सर अगर DTA क्रिएट करना है मेरे को, मतलब DTA टू PL एंट्री पास करना है अगर मेरे को, तो हमको क्या चेक करना होगा, क्या ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड डिप्रिसिएशन छोड़ के कोई और आइटम है, क्या हम रीजनेबल श्योर है तब तो क्रिएट करें, नहीं तो नहीं करें। लेकिन अगर ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज या डिप्री है तो हमको वर्चुअल सर्टेनिटी लगेगा, रीजनेबल सर्टेनिटी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सर क्या होता है ये रीजनेबल और वर्चुअल? रीजनेबल मतलब जनरली हम 60 to 70% श्योर है, जबकि वर्चुअल सर्टेनिटी मतलब हम मोर देन 90% श्योर है, मेरे पास कंक्लूसिव एविडेंस है। बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो ये टॉपिक खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। इस चैप्टर में एंट्री कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खाने वाला बात नहीं है। सर एंट्री तो बहुत आसान है, DTA क्रिएट करना है तो DTA टू PL कर दो, और DTL क्रिएट करना है तो PL टू DTL कर दो। DTL हर हाल में क्रिएट होगा, DTL की कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। DTA के लिए 2 बात है, वर्चुअल सर्टेनिटी या रीजनेबल सर्टेनिटी। सर रीजनेबल सर्टेनिटी देखेंगे अदर देन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन में। जैसे एग्जांपल में भी लिखा, अगर बोनस का बात हो रहा है तो अगर आप 60 to 70% श्योर हो कि ये रिवर्सल होगा आगे जाके, तो आप रीजनेबल सर्टेनिटी के हिसाब से एंट्री कर लो। लेकिन अगर आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन है तो आपको वर्चुअल सर्टेनिटी चाहिए, माने 90% से ज्यादा श्योरिटी, यानी आपके पास कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए, ठीक बात। सर अगर आप रीजनेबली श्योर हो तो DTA क्रिएट करना, नहीं तो मत करना। वैसे इधर में आप वर्चुअली श्योर हो तो क्रिएट करना DTA, नहीं तो मत करना। बात क्लियर है? लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। सर कुछ स्पेशल केस है, अगर आप टैक्स हॉलीडे वाले एरिया में हो तो ऐसा होता है ना बेटा जी, बहुत सारा बिजनेस है जिनको 5 साल तक टैक्स ही नहीं देना, ऐसा होता है ना। गवर्नमेंट जिनको अगले 5 साल तक टैक्स देने ही मना किए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले टैक्स हॉलीडे वाला है, आप एरिया में हो तो अगर टाइमिंग डिफरेंस अराइज इन टैक्स हॉलीडे पीरियड एंड रिवर्स इन टैक्स हॉलीडे पीरियड, मेरे को अगले 7 साल तक मान लो टैक्स नहीं देना, मेरा 2nd ईयर में एक टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ और वो 5th ईयर में रिवर्स हो गया, माने अराइज और रिवर्स दोनों विद इन टैक्स हॉलीडे है ना, तो तब DTA DTL मत क्रिएट करना। हाँ सर बिल्कुल, तब DTA DTL मत क्रिएट करना। लेकिन अगर सर अराइज इन टैक्स हॉलीडे पीरियड एंड रिवर्स आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड, वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है टैक्स हॉलीडे पीरियड के टाइम पे, बट जब तक उसके रिवर्सल का टाइम आएगा आपके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, तब तक हॉलीडे पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में आ जाएंगे, तो फिर DTA DTL क्रिएट करना नहीं, ठीक है। पॉइंट एक और है, मैट क्रेडिट जानते हो, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स।
नहीं, अभी आप टैक्स में वहां तक पहुंचे नहीं। मैथ क्या होता है, कंपनीज होती है ना, कंपनीज या पार्टनरशिप फर्म, उनको बोला जाता है कि आप अपने नॉर्मल सिस्टम से तो टैक्स कैलकुलेट किए ही हो, कुछ और चीजों को लेके भी हम एक कैलकुलेशन का तरीका बता रहे हैं, वो भी आप निकाल के देख लो। और अगर आपका मैथ का टैक्स का अमाउंट छोटा आ रहा है आपके नॉर्मल टैक्स के कैलकुलेशन से, तो आप अपने नॉर्मल टैक्स को जमा कर दो। लेकिन अगर आपका मैथ का फिगर बड़ा आ रहा है और आपका नॉर्मल टैक्स सिस्टम से कैलकुलेशन टैक्स का अमाउंट छोटा आ रहा है, तो आपको मैथ देना पड़ेगा, मतलब मिनिमम तो इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। मान लो नॉर्मल टैक्स सिस्टम से कैलकुलेट किया और मेरा 3 लाख का टैक्स आया, लेकिन जब हम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स सिस्टम से कैलकुलेट किया तो मेरा 2 लाख का टैक्स आया, तो आपको 3 लाख तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरा मैथ का 3 लाख आता और मेरा नॉर्मल सिस्टम से 2 लाख आता, तो गवर्नमेंट बोलता है मैथ तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो सर दुखी मत हो, अगर मैथ के कारण अभी हमको ज्यादा टैक्स देना पड़ा तो फ्यूचर में रिवर्स होगा, ठीक है। सर यहां भी वही बात बोला, अगर वो इम्पैक्ट करेगा आगे तब तो डीटीए डीटीएल क्रिएट करो, वरना मत करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये मैथ के कारण आगे रिवर्सल आएगा, देन डीटीए डीटीएल क्रिएट करो, और आपको लगता है कि नहीं आएगा तो फिर मत क्रिएट करो। बात क्लियर है? आखिरी छोटा छोटा 2 बात और चैप्टर खत्म है। अदर एरियाज में बोल के कुछ बात बोला है, क्या बोला है सर? बोलता है कि सर करंट टैक्स एसेट एंड करंट टैक्स लायबिलिटी, या फिर इनके साथ क्या डीटीए डीटीएल को एडजस्ट किया जा सकता है। अगर मेरा डीटीए डीटीएल है और मेरा करंट टैक्स में भी कुछ एसेट लायबिलिटी है, क्या उनको आपस में एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लॉ क्या बोला है, एक केस हुआ था इसके ऊपर, केस लॉ, वहां बोला था पॉसिबल अगर एंटिटी हैज अ लीगल राइट, अगर आपको कोर्ट परमिशन दिया, एग्जांपल देंगे डोंट वरी, अगर आपको कोर्ट परमिशन दे रहा है तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल में यहां पे देखो क्या बोला, सेम ईयर रिवर्स देन अलाउड, अगर करंट ईयर विद फ्यूचर ईयर टीडीएस देन नॉट अलाउड। अगर आपका सेम ईयर में रिवर्सल हो रहा है, आपका एक डिफर्ड टैक्स एसेट डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी है, पुराना चलता हुआ आ रहा है, और इधर में करंट ईयर में भी टैक्स का एसेट या लायबिलिटी आ रहा है कुछ, तो अगर वो सेम ईयर में आ रहे हैं दोनों फिगर, तो आप इसको एडजस्ट करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। दोनों फिगर तब, हाँ दोनों फिगर तब, मतलब आपका करंट टैक्स एसेट भी आ रहा है और इधर में आपका डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आपका और करंट टैक्स एसेट भी आ रहा है आपका, तो उसको सेट ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ये इतना काम का टॉपिक नहीं है, बस ठीक है, ऐसे नाम वाले खाली याद हो। सर बैलेंस शीट में इसको लिखेंगे और पीएल में इसको लिखेंगे, ये काम का टॉपिक। अगर करंट टैक्स एसेट करंट टैक्स लायबिलिटी है, मतलब करंट टैक्स का कोई एसेट लायबिलिटी है, तो करंट टैक्स लायबिलिटी को ऑलवेज कहाँ लिखोगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, और करंट टैक्स एसेट को अदर करंट एसेट में, और डीटीए डीटीएल ऑलवेज कहाँ जाएगा, नॉन करंट। अगर डीटीए है तो नॉन करंट एसेट, डीटीएल है तो नॉन करंट लायबिलिटी अदर में, ठीक है। और पीएल में कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से करंट ईयर का टैक्स तो माइनस करेंगे, और अगर कोई डीटीएल है तो माइनस कर लेंगे, डीटीए तो ऐड कर लेंगे, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। मतलब जहाँ पे टैक्स माइनस करते हैं ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद, वहीं पे डीटीए डीटीएल भी एडजस्ट कर लेंगे। और बैलेंस शीट में अगर बच गया तो कहाँ दिखाएंगे सर, अगर करंट टैक्स एसेट लायबिलिटी है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन या अदर करंट एसेट में, और अगर आपका डीटीए डीटीएल है तो ऑलवेज अदर नॉन करंट एसेट। ये काम क्या कहाँ जाएगा, ये रिकॉर्डिंग कहाँ होता है, ये काम। तो ये था आपका